विज्ञान हमें ज्ञान देता है पर दर्शन हमें विवेक। विल डुरान की ये बात ना आज के हमारे विषय पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तकनीक और कानून एक अजीब से चौराहे पर खड़े हैं। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के एक अहम विश्लेषण पर गहराई से बात कर रहे हैं। विषय है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और कॉपीराइट के बीच जो कानूनी पेच फंसा हुआ है उस पर। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मेंस जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स करंट अफेयर्स के लिहाज से। और वैसे भी जो भी तकनीक के भविष्य को समझना चाहता है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, ये आजकल हर जगह चर्चा का विषय है। तो संक्षेप में समझें तो एआई, जैसा जॉन मकार्थी ने 1956 में कहा था, वो मशीनों में इंसानी बुद्धि जैसी क्षमता लाने की कोशिश है। और ये जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी है या मिड जर्नी है, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। मतलब नया टेक्स्ट, तस्वीरें, संगीत सब बना सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, आउटपुट काफी प्रभावशाली होता है। पर यही वो बड़ा सवाल है। इन एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए अक्सर भारी मात्रा में कॉपीराइट वाली सामग्री इस्तेमाल होती है। किताबें, लेख, वेबसाइट्स, कला, सब कुछ। तो क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? यहीं से दिक्कत शुरू होती है। सही बात है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एआई का जो आउटपुट आता है वो भले ही एकदम नकल ना हो, पर अक्सर मूल कॉपीराइट वाले काम से काफी मिलता जुलता हो सकता है। अमेरिका में इससे निपटने के लिए फेयर यूज का सिद्धांत है। वो 4 चीजें देखते हैं: इस्तेमाल का मकसद क्या है, मूल काम कैसा है, कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ और बाजार पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, और टेक कंपनियां अक्सर इसे ट्रांसफॉर्मेटिव यूज कहती हैं, मतलब कि वो मूल चीज से कुछ नया बना रहे हैं। बिल्कुल। हाल के कुछ अमेरिकी केस भी इसी उलझन को दिखाते हैं। जैसे वो बार्ड्स बनाम एंथ्रोपिक वाला मामला था। उसमें कोर्ट ने कहा कि पायरेटेड किताबों पर एआई को ट्रेन करना शायद फेयर यूज हो, पर उन किताबों को स्टोर करना उल्लंघन है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब ट्रेनिंग ठीक, स्टोरेज नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और सिल्वरमैन बनाम मेटा वाले केस में कोर्ट ने माना कि एआई से बाजार को सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रचनाकारों को मुआवजा मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया। तो तस्वीर मतलब अभी साफ नहीं है। अब सवाल यह है कि भारत में क्या स्थिति है? क्या हमारा कानून अमेरिका जैसा ही है या कुछ अलग है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भारत का जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 वाला, वो फिलहाल एआई जैसी गैर मानवीय इकाई को लेखक नहीं मानता। यानी एआई लेखक नहीं हो सकता? हाँ, अभी के कानून के हिसाब से तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रचना पूरी तरह एआई ने बनाई है बिना किसी खास इंसानी दखल के, तो उसे शायद भारत में कॉपीराइट सुरक्षा ना मिले। अच्छा, और अगर इंसान एआई की मदद ले तो मतलब एआई असिस्टेड काम? हाँ, अगर इंसान एआई की मदद से कुछ बनाता है तो कॉपीराइट इंसान का ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें मानवीय रचनात्मकता शामिल है। ठीक है, और ट्रेनिंग डेटा का क्या? जिस डेटा पर एआई सीखते हैं उसका इस्तेमाल भारत में लीगल है? ये असल में एक कानूनी ग्रे एरिया है। हमारे एक्ट की धारा 52 में फेयर डीलिंग का जिक्र है। ये कुछ खास कामों के लिए कॉपीराइट सामग्री के इस्तेमाल की छूट देती है, जैसे निजी पढ़ाई, रिसर्च, आलोचना या रिपोर्टिंग। तो ये फेयर यूज जैसा ही हुआ? हाँ, मिलता जुलता तो है, पर इसका दायरा अमरीकी फेयर यूज से थोड़ा सीमित माना जाता है। अब एआई ट्रेनिंग इन अपवादों में फिट बैठती है या नहीं, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इस पर बहस चल रही है। तो भारतीय अदालतों ने फेयर डीलिंग को कैसे देखा है? कोई खास मामले? हाँ, कुछ अहम सिद्धांत निकले हैं। जैसे ईस्टर्न बुक कंपनी बनाम डीबी मोदक का मामला था 2008 का। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि सिर्फ मेहनत कर देना, मतलब स्वेट ऑफ द ब्रॉ, कॉपीराइट के लिए काफी नहीं है। उसमें कौशल और निर्णय, मतलब स्किल एंड जजमेंट दिखना चाहिए। अच्छा, ये तो एआई के लिए प्रासंगिक है। एआई मेहनत तो बहुत करता है, पर स्किल और जजमेंट? बिल्कुल, यही सवाल है। फिर वो डीयू फोटोकॉपी केस था 2016 का। उसमें कोर्ट ने शिक्षा के लिए फोटोकॉपी को फेयर डीलिंग माना। इससे पता चलता है कि अदालतें ज्ञान तक पहुंच और रचनाकारों के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। तो मतलब अदालतें अमेरिकी फेयर यूज वाले फैक्टर्स को देखती तो हैं? हाँ, अक्सर देखती हैं, लेकिन हमारे कानून में ये साफ नहीं है कि कितना हिस्सा इस्तेमाल करना फेयर डीलिंग के बाहर चला जाएगा। सब्सटेंशियल पोर्शन की कोई तय परिभाषा नहीं है। और हमें ट्रिप्स समझौते का भी ध्यान रखना है,
जो कहता है कि अपवाद ऐसे ना हो कि मूल काम के बाजार को नुकसान पहुंचे। समझ गया। ये तो हुई भारत की बात। दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर? क्या कोई कॉमन अप्रोच दिख रही है? नहीं, कॉमन तो नहीं कह सकते। अलग अलग देश अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। अमेरिका में कॉपीराइट ऑफिस ने साफ किया है कि कॉपीराइट के लिए पर्याप्त मानवीय रचनात्मकता जरूरी है। अच्छा। यूरोपीय संघ का जो नया AI एक्ट है वो ट्रेनिंग डेटा में पारदर्शिता पर बहुत जोर देता है। मतलब कंपनियों को बताना होगा कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। ठीक है। चीन में एक दिलचस्प केस में बीजिंग इंटरनेट कोर्ट ने AI से बनी तस्वीर को कॉपीराइट योग्य माना, पर वहां भी मानवीय इनपुट पर जोर दिया गया था। यूके का कानून कंप्यूटर जनित कामों के लिए कॉपीराइट देता है, पर वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और दक्षिण अफ्रीका वाला मामला तो बहुत ही अनोखा था। हाँ, वो DABUS वाला 2021 में उन्होंने एक AI सिस्टम को आविष्कारक के तौर पर पेटेंट दे दिया। ये तो बिल्कुल ही अलग दिशा है। वाकई दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कुछ कदम जरूरी लगते हैं। पहला तो यही कि हमें अपने कॉपीराइट एक्ट को अपडेट करना होगा। उसमें AI से जुड़े खास प्रावधान डालने होंगे। फेयर डीलिंग कैसे तय हो, इसके लिए ज्यादा स्पष्ट गाइडलाइंस चाहिए। दूसरा, डेटा गवर्नेंस, मतलब AI ट्रेनिंग के लिए जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है उस पर नियम बने, पारदर्शिता हो, ऑडिट ट्रेल्स हो। सही है। तीसरा और सबसे जरूरी, संतुलन बनाना। हमें इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है और रचनाकारों के अधिकारों की भी रक्षा करनी है। शायद इसके लिए कलेक्टिव लाइसेंसिंग जैसे मॉडल काम आ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, वो भी जरूरी है। WIPO जैसे मंचों पर भारत को एक्टिव रहना होगा ताकि जो ग्लोबल नियम बने उनमें हमारी बात भी शामिल हो। बिल्कुल सही कहा। तो सार यही निकलता है कि एक तरफ AI इनोवेशन का जबरदस्त पोटेंशियल है, तो दूसरी तरफ क्रिएटर्स के अधिकारों का बड़ा सवाल खड़ा है। UPSC उम्मीदवारों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि कानून कैसे इस तेजी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। ये तकनीक, नैतिकता और कानून के बीच का एक अहम संगम है। और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए AI और कॉपीराइट पर एक ऐसा अनूठा कानूनी रास्ता बना सकता है जो न सिर्फ हमारे देश के लिए सही हो, बल्कि शायद दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाए। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।